अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल कॉमर्स का मई जून 2024 का पेपर 2-3 सॉल्व करने जा रहे हैं। हम इससे पहले भी काफ़ी सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं और इसी सीरीज़ के साथ हम हाज़िर हैं। पेपर सॉल्व करते हुए हम वही रवैया अख्तियार करेंगे, यानी हम जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं, बड़े वाले सवाल हैं, उन पर फोकस करेंगे। छोटे सवालों को ज़रा गुजार देंगे जल्दी से। For example, define logistics, movement of goods from one place to another, from manufacturer to consumer. इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं। वन मेथड ऑफ सी ट्रांसपोर्ट दैट ही कुड यूज़, बल्क कैरियर, कार्गो, कंटेनर शिप, तो उसमें से कुछ भी आ सकता है। वन अदर टाइप ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन, टर्शरी प्रोडक्शन, कुछ भी हो सकता था इसमें। रोड ट्रांसपोर्ट क्यों यूज़ करते हैं? अगेन ये 4 नंबर वाला सवाल तो है, लेकिन ये है एक्चुअली 2 नंबर वाला सवाल, क्योंकि 2-2 नंबर वाले इसमें 2 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ से ये 2 नंबर के साथ कवर कर लिया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट फास्ट होती है, चीपर देन एयर ट्रांसपोर्ट होती है, तो उसमें से कोई भी ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन है। डाइवर्स है, फ्लेक्सिबल है, देहातों के अंदर तक जा सकती है, यानी एक तो ना मेन मार्केट्स तक पहुंचाएगी, मेन मार्केट्स नहीं बल्कि सब मार्केट्स तक भी जा सकती है, एसयूवी वाला सब। उसको ओन करना आसान है, कोई पानी का जहाज़ ख़रीदना मुश्किल है, हवाई जहाज़ ख़रीदना मुश्किल है, लेकिन ट्रक ख़रीदना फिर भी पॉसिबल है। सो देयर आर मैनी रीजंस वाई बिजनेसेस यूज़ रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, फिर करेक्ट आंसर को सर्कल करते हैं। तो ये तो आसान है, और फॉर रिटेलर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर चूजिंग अ लोकेशन इज़ कि मार्केट कहाँ है, और होलसेलर हेल्प करता है रिटेलर की एडवाइस करके। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, RDCs, टू लार्ज स्केल रिटेलर्स, गिव रीजंस टू योर आंसर। अच्छा, सबसे पहले तो ध्यान में रखिएगा लार्ज स्केल रिटेलर का क्या मतलब है। लार्ज स्केल रिटेलर्स आर द बिग स्टोर्स। जैसे कि आप अपने मुल्क में देखेंगे तो आपको कारफोर नज़र आएगा, और इम्तियाज़ कह सकते हैं, मेट्रो। तो इस तरह के जो लार्ज स्केल रिटेलर हैं, पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल रिटेलर हैं वो इतने लार्ज नहीं होते जितने लार्ज इंटरनेशनली लार्ज स्केल रिटेलर होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। यानी वहाँ पे जो है वो आपको लकड़ी और टूल्स और मशीनरी से लेकर, नेल्स से लेकर और ग्रोसरी के सारे आइटम्स तक हर चीज़ मिल जाती है। सो दोज आर लार्ज स्केल रिटेलर्स। और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स क्या होते हैं? दीज आर वेयर हाउसेस विच लार्ज स्केल रिटेलर्स यूज़ इन अ रीजन टू डिस्ट्रीब्यूट। क्योंकि अगर ये इनके स्टोर्स जो हैं, रिटेल स्टोर्स यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है, तो ये एक जगह पे अपनी वेयर हाउसिंग करेंगे और यहीं से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो दिस इज़ अ रीजन। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची रीजन, अब कराची रीजन में बहुत सारे इम्तियाज़ हैं, तो एक इनका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा जहाँ पे ये लाके मेन गुड्स को स्टोर किया करेंगे, और फिर यहाँ से ज़रूरत के हिसाब से हर जो लोकल स्टोर है वहाँ तक भिजवाएंगे। ठीक है, तो यूँ इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन भी कर देंगे हम लोग, और फिर इससे आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको कि इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है। 6 नंबर का सवाल है, तो ऑफ कोर्स कुछ नॉलेज के मार्क्स हैं, दो मार्क्स एनालिसिस के हैं, 2 मार्क्स एवेल्यूएशन के हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रीजनल कैसे करते हैं, जगह कम है ना, तो RDC लिख देते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद RDC लिखा हुआ है। RDCs आर वेयर हाउसेस, where large scale retailers store goods at a central location.
ठीक है जी। फिर the stores use them to keep goods at a central regional location and distribute them as per the need। ठीक है। RDCs एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना चाहिए। RDCs help in अब बार बार RDCs हेल्प लार्ज स्केल रिटेलर्स, RDC हेल्प लार्ज स्केल रिटेलर, बार बार लार्ज स्केल रिटेलर बोलने का अब फ़ायदा नहीं है। RDCs हेल्प इन ordering in bulk as they have ample storage space। इससे क्या होगा, याद रखिए, हर पॉइंट जो देंगे बताएंगे उससे क्या होगा। हेल्पिंग इन getting goods at a discount। एक बात हो गई, और उससे क्या होता है ये बता दिया। ठीक है। as they are centrally located, distribution to different stores is economical। इससे क्या होगा, further saving transportation costs। अब इसमें और भी बहुत सी बातें लिख सकते हैं, लेकिन दो बातें बहुत हैं, आपको इवैल्यूएशन भी करनी है। तो हमने एनालिसिस के दो पॉइंट ले लिए। हमने बता दिया कि बल्क ऑर्डर होता है, उससे डिस्काउंट मिलता है। फिर हमने कहा सेंट्रली लोकेटेड होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे कि बल्क को ब्रेक करने के लिए इस जगह को इस्तेमाल किया जाता है। बाहर से बहुत बड़ा बल्क मंगाते हैं, उसको छोटे छोटा करके भेजते हैं, और फिर ये बफर स्टॉक के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर रखा हुआ स्टॉक, बफर स्टॉक क्या होता है कि इतना सामान हर वक्त मौजूद रहे कि अगर पीछे से किसी वजह से नहीं आ सका, फिर भी आपके कस्टमर को आप देने के लिए सामान पीछे से मौजूद रहे, आप देते रहें। तो ये बात लिख लेते हैं, बल्कि इसको इवैल्यूएशन में लिख लेंगे। हेंस RDCs are the backbone of a large scale retailer, helping them maintain a buffer stock। ये यहाँ पे एडिशनल बात दे दी हमने। ब्रेक bulk and buy in large quantities
reducing their costs and improving the प्रॉफिट्स। बस काफ़ी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगेन एक एक दो दो नंबर वालों को जाने देते हैं। और अगेन डू यू थिंक वाले सवाल में यस और नो में से कुछ भी ले सकते हैं। यस कहेंगे तो सेटअप करना आसान है, पार्टनर्स मिल जाते हैं, कंट्रीब्यूशन मिल जाती है। दो बातें लिख दें और उससे क्या होता है लिख दें, बहुत है बस। ये वाला हमारा काम का सवाल आया। डिस्कस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ लोकेटिंग अ फैक्ट्री नियर अ पॉपुलेटेड एरिया। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा? कुछ बुरा होगा और कुछ बुरा नहीं भी होगा। ये दो एंगल भी ले सकते हैं। हमेशा जब एनालिसिस के दो पॉइंट्स लें तो एक फॉर और एक अगेंस्ट भी ले सकते हैं, दोनों फॉर भी ले सकते हैं, दोनों अगेंस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, इन्होंने एग्जैक्टली नहीं कहा कि ये बैड और गुड की बात हो रही है। इन्होंने कहा इम्पैक्ट देखना है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है अगर पॉपुलेटेड एरिया के नज़दीक फैक्ट्री होती है। मोस्टली बच्चे इसमें दोनों साइड नेगेटिव ही लेते हैं। ओके ठीक है, इसमें कोई हर्ष नहीं है। लेकिन फैक्ट्री अगर पॉपुलेटेड एरिया के नज़दीक होगी तो उसमें एक फ़ायदा ये होगा कि गुड्स जल्दी भी पहुंच जाएंगे। ये भी तो एडवांटेज होगा ना। तो और फिर ही तरह से आ, ऐसा भी हो सकता है कि फैक्ट्री ऐसी लगाई जाए जो पॉल्यूट भी ना करे, तो वो मसला भी हल हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पोल्यूशन हो ही। लेकिन अगर आप दोनों एंगल वो ले लेते हैं कि पोल्यूशन भी होगी और उससे नॉइज़ पोल्यूशन भी होगी और ट्रैफिक कंजेशन भी होगी, ओके इट्स फाइन, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। सो मैं वही पॉपुलर एंगल ही लेके चलूँगा क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट को याद रहे ना। फिर ज़्यादा अनपॉपुलर और डिफरेंट एंगल लेके चलेंगे तो हो सकता है फिर आपको याद ना रहे या कंफ्यूज हो। तो आपके जहन में जो चल रहा है कि भाई जब फैक्ट्री पॉपुलेटेड एरिया में आई तो मसले ही मसले हो गए, तो फिर मसले मसले ही में रहते हैं। ठीक है, सो a factory in a populated इवैल्यूएशन में, लेकिन मैं दोनों साइड की बात करूँगा क्योंकि 6 नंबर का सवाल है ना। 2 मार्क्स एनालिसिस के हैं, 2 मार्क्स इवैल्यूएशन के भी तो हैं, और बाकी जो 2 नॉलेज के मार्क्स हैं वो तो वैसे ही आ जाएंगे बात करते करते ही। अ फैक्ट्री इन अ पॉपुलेटेड एरिया may have more negative environmental impacts. First of all, या firstly, the waste from the factory, if not treated properly, can contaminate the air, soil, and even water around the populated area। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है बताना ज़रूरी है। Having a negative impact on people and other life। A factory has many workers, मैं कंजेशन की बात करने वाला हूँ। Many workers who join and leave the
factory together, creating bad traffic congestions in the already populated area, especially in the morning and evening time when shifts change, making इससे क्या होगा, making life difficult for people residing nearby. ठीक है, और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन क्या लिखेंगे भाई, दो ही बातें लिखनी है, इतनी लिखेंगे तो फिर जगह बचेगी नहीं वैल्यूएशन की। आगे इसको कंप्लीट करते हैं। हेंस जगह कम थी ना, तो मैंने यहीं से शुरू कर दिया, पैराग्राफ चेंज नहीं किया। कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस दें, फर्स्ट लेटर को अच्छी तरह से कैपिटल करें तो फील हो जाएगा कि आपने अब इवैल्यूएशन की तरफ आ गए। हेंस a factory has the factory mostly has negative environmental effects unless, अब ये हमने evaluative point दे दिया, क्योंकि हम गुड और बैड दोनों को रखेंगे ना, evaluation है इसमें, तो या तो हम जजमेंट देते हैं evaluation में, या फिर बोथ साइड्स को हम रिलेट करते हैं कि कितना लेफ्ट है और कितना राइट है। अनलेस the owners take special precautions like treating the waste and keeping the start and off time different from the common time most others used to go to and come back from work। ठीक है, तो अच्छा, इसका एक एंगल ये भी हो सकता था कि आप इसका फ़ायदा बता सकते थे, बजाय मैंने क्या किया कि इसके मोस्टली नुकसान ज़्यादा होते हैं। हाँ, अगर कोई इसको ख्याल रखे, वेस्ट मटेरियल को ट्रीट करे और वक्त को तब्दील करे आने जाने के, भाई आपका स्कूल ऑफिस सब 8 बजे लगता है, ये लोग 10 बजे से स्टार्ट करते हैं फैक्ट्री, तो इस तरह के ख्याल रखेंगे तो ये अवॉइड करेंगे प्रॉब्लम्स को। और आप उसके फ़ायदे ही बता सकते थे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि फैक्ट्री जो हैं वो बहुत सी फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे कि सोलर पैनल्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस नहीं क्रिएट कर रही, इस तरह से फ्यूल नहीं बर्न कर रही, और जॉब प्रोवाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को बहुत दूर दूर नहीं जाना पड़ रहा। उसका भी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है कि वो ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ रहा उनको। बहरहाल इधर जाने का फ़ायदा नहीं, जब हमने जवाब कंप्लीट कर ही लिया है, लेकिन मैं बस आपको इसका अल्टरनेट व्यू दिखा रहा था कि ये जवाब ऐसे भी जा सकता था। फिर आगे चलते हैं, छोटे सवालों को छोड़ते हुए एडवांटेजेस 2 बताने हैं तो ऑटोमेटिकली 2-2 नंबर का
सवाल हो गया। ठीक है जी, तो इस ब्रांड इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वेल नोन कंपनी है, फाइनेंस आसानी से मिल जाएगा, सप्लाईज अच्छी मिल जाएंगी, इजीली सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बहुत फ़ायदे हैं इसमें। ठीक है जी, और ई देखते हैं। डिस्कस वेदर मुनीरा शुड यूज़ लोकल न्यूज़पेपर और लीफलेट्स टू एडवर्टाइज हर पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, विच वुड यू रिकमेंड, गिव योर आंसर। 8 नंबर का है, तो अब इसके अंदर एप्लीकेशन के मार्क्स भी ऐड हो गए हैं। तो न्यूज़पेपर में क्यों जाएंगे, लोकल न्यूज़पेपर है तो ज़ाहिर है इतना महंगा नहीं होता, और सर्कुलेशन होगी तो सब जगह फैल जाएगा। लोग संभाल के भी रख लेते हैं न्यूज़पेपर बाज़ औक़ात, और लेकिन नुकसान ये है कि न्यूज़पेपर अब पहले से बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, लोकल न्यूज़पेपर तो और कम लोग पढ़ते होंगे, एक ये मसला है। और फिर बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्ट ख़बरें ही पढ़ते हैं। और लीफलेट का फ़ायदा ये है कि आसान है, इजीली प्रिंट हो जाते हैं, सस्ते होते हैं, महंगे नहीं होते, और बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप, और इतना उसको अट्रैक्टिव और फ्लैशी बना सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं कि लोग उसको लेके पढ़ें, देख लें। लेकिन अगेन यहाँ भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लीफलेट हाथ में लेते ही फेंक देते हैं, उसको कचरा समझते हैं, बच्चों को दे देते हैं, उससे जहाज़ बना लेते हैं। तो और फिर ये कि ये लीफलेट्स जो हैं पोल्यूशन का बाइस भी बनते हैं। तो अगर दोनों का मुकाबला किया जाए, लीफलेट और न्यूज़पेपर का, तो न्यूज़पेपर उनमें से थोड़ा महंगा है, और लेकिन न्यूज़पेपर जो है वो प्रेस्टीजियस है निस्बतन लीफलेट के। लेकिन न्यूज़पेपर जो है वो हर एक के घर में नहीं जा रहा, तो अब आप किसी एक को भी फोकस कर लें, इट्स फाइन। मैं इसमें कंक्लूड करूँगा कि जी लीफलेट इज़ बेटर। ठीक है, तो मैं ऐसे कंक्लूड कर दूँगा, आप उसको न्यूज़पेपर भी कंक्लूड कर देते तब भी ठीक रहता, as long as you can justify your answer. So let's start. Leaflets are printed papers with attractive colors and images. They are a cheap source of marketing and advertising. ठीक है, एक भी लिख सकते थे, खाली दो लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी वैसे तो। अब रिलेट करते हैं एप्लीकेशन को, 2 नंबर लेते हैं। मुनीरा could use leaflets and distribute them at places where pizza lovers are mostly found, like outside educational institutes and offices, and even homes. ठीक है, अच्छा, दिस विल, इससे क्या होगा, टारगेट द रेलिवेंट
पब्लिक या customers and can be repeated as many times as she wants. न्यूज़पेपर्स, आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के थोड़ा बड़ा करके लिख दिया, तो ये नेक्स्ट लाइन की तरह से ट्रीट हो सकता है. न्यूज़पेपर्स आर मोर प्रेस्टिजियस but a bit more costly as well. They are automatically circulated in the area and are an excellent source to advertise. क्या नाम है इसका, मुनीराज रेस्टोरेंट. अच्छा, न्यूज़पेपर्स को मैं लोकल कर देता हूँ क्योंकि एक्चुअली लोकल की बात हो रही है. लोकल न्यूज़पेपर्स. But newspapers are cluttered and many people don't pay attention to its ads. अच्छा, मैं एक नया पॉइंट डाल रहा हूँ एडिशनली. द पेपर क्वालिटी is also low, making it difficult to publish attractive, colorful images. So, और बड़ा करते हैं. So, I would recommend that Munira should use leaflets, pamphlets, as they are cheaper, can be targeted towards relevant consumers and can be more attractive than a cheap local न्यूज़पेपर. बस ठीक है जी. ट्रू फॉल्स, एक्सप्लेन टू रीजंस, डिस्कस वेदर और नॉट. ये सारे सवाल आसान है. बहुत अच्छा. वेदर और नॉट चूँकि 6 नंबर का होके आया है तो इसको हम ज़रूर चेक कर लेंगे
ट्रू फॉल्स भी आसान है, इसमें सिर्फ टिक लगाना है, इसलिए ये वाला कर लेते हैं। पहला सवाल तो है कि कंट्री की एम की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं। एक्सपोर्ट हैं 18 से 24 25 27 बिलियन और इंपोर्ट्स हैं 15 बार 27 और 633 बिलियन। तो नहीं, गलत है। कंट्री एम हैज़ वेरी विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इनविजिबल इंपोर्ट। क्या मतलब? विजिबल एक्सपोर्ट्स में क्लोथिंग तो ठीक है, इनविजिबल इंपोर्ट तो नहीं है। इंपोर्ट्स भी विजिबल हैं, यानी गुड्स की हैं। अगर सर्विसेज की होती तो इनविजिबल कहते। कंट्री एम हैज़ अ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। हाँ, डेफिसिट है क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बात हम कई दफ़ा कर चुके हैं, तो इसको फिर हम नहीं उठाते। बायर सेलर दोनों से कॉन्टैक्ट करने के लिए अच्छा है। बैंक्स के साथ कॉन्टैक्ट प्रॉपरली हो सकेगा। कोई ऐसी डील नहीं होगी जिससे इसको लॉन्ग रन नुकसान हो। बहुत सारी बातें, इनमें से कोई सी दो लिख सकते हैं। Whether or not country M should introduce trade restrictions on the import of raw material। रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करते हैं दूसरे मुल्क से, उसका फ़ायदा ये होता है कि सस्ता रॉ मटेरियल दूसरे मुल्क से मंगाएं, उसको प्रोसेस करें, उसको किसी चीज़ में कन्वर्ट करें, अच्छी सी चीज़ में, और फिर उसको वापस एक्सपोर्ट कर दें। तो इट डिपेंड्स कि जी रॉ मटेरियल मंगा के अगर रीयूज़ किया जा रहा है, उसको फर्दर एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या उसको वैल्यू ऐड करके ही इवन अपने लोकली यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो और लेकिन ये कि अगर वो रॉ मटेरियल ऐसा है कि हमारे मुल्क में ख़ुद बन रहा था, हमारे मुल्क में गंदम बन रही थी, बाहर से ही मंगाए जा रहे हैं, तो लोकल प्रोड्यूसर्स बनाना बंद कर देंगे। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो ज़ाहिर है फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी न किसी दर्जे की रिस्ट्रिक्शन लगाएं इसके ऊपर। ठीक है, आंसर बना लेते हैं। एक नज़र ये देख लें कि इंपोर्ट कर क्या रहे हैं। पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये और ये अगर वी कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं और वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपना क्लोथिंग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात हो गई। वेजिटेबल और फ्लावर्स का पेट्रोलियम और वीट से ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, ये खाने के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, ये बात भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा तो फैसला हुआ कि ना करें। तो शुरू करते हैं। Although country M is in trade deficit, and import restrictions like tariff and quotas can reduce the impact of high imports, high import bill, but if you observe carefully, two of the बल्कि यूँ इसको छोटा करते हैं, ये हाई था। If you observe carefully, both wheat and petroleum are necessities, and any restriction on them will lead to shortages and inflation। ठीक है जी,
तो एक मसला तो हमने बताया कि अगर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो शॉर्टेज हो जाएगी लोकली, और ये जो गुड्स हैं ये हैं नेसेसिटीज़। तो ये हमने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया कि नेसेसिटीज़ हैं और उनके ऊपर लगाई जाने वाली रिस्ट्रिक्शन शॉर्टेज का बाइस बनेगी और इन्फ्लेशन होगी। पेट्रोल रिस्ट्रिक्ट कर दें आप, वीट रिस्ट्रिक्ट कर दें, वाइल द थर्ड मेन इम्पोर्ट that is cotton is being re-exported as clothing. So, although high imports mean current account deficit and unemployment locally, but in country M's case, they must first find alternatives to imported fuel and wheat before restricting them. एक solution और है, और try focusing on improving exports. अब ये तो बंद नहीं कर सकते imports, तो फिर एक्सपोर्ट बढ़ा लो ताकि डेफिसिट खत्म हो जाए. To eliminate the बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऐसे ही कहना नहीं चाहिए, मैं करंट अकाउंट कहना चाहिए. करंट अकाउंट, आप इको के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है करंट अकाउंट क्या होता है. अच्छा जी, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. यस, तो इसके हम आखिरी पार्ट पे आते हैं. दिस रिटेल कंपनी इज़ कंसिडरिंग टू ऑप्शंस टू फाइनेंस अ न्यू वेयर हाउस. शेयर्स इशू कर दे या मॉर्गेज ले ले. तो दोनों ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कीजिए और आपके ख्याल से क्या करना चाहिए ये रिकमेंडेशन भी दीजिए. तो शेयर्स ज़ाहिर है आसानी है शेयर्स के अंदर कि उस पर कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं पे करनी पड़ती. पैसे आ गए बस, अब वो आपके ही हैं और रीपेबल नहीं है. और उसमें जो है वो जिनको शेयर इशू किए जाएंगे उनका फ़ायदा ये होगा कि कंपनी ठीक चलेगी तो उनको डिविडेंड भी मिलेगा. और अगर कंपनी फेल हो जाती है तो भी इस पैसे को जो ओनर्स हैं उनको अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है अगर तो. लेकिन ज़ाहिर है ये बिज़नेस प्रॉफिट में होगा तभी ये सब कुछ हो रहा होगा. अगर प्रॉफिट में नहीं होगा तो ज़ाहिर है डिविडेंड्स नहीं मिलेंगे. और नए शेयर इशू करने पे पुराने शेयर होल्डर्स थोड़ा सा नाराज़ होते हैं कि यार मतलब हमारे शेयर्स डाइल्यूट हो जाएंगे, अब दूसरों के पास भी हमारे शेयर्स आ गए. मोर्गेज जो होता है वो लॉन्ग टर्म लोन होता है. किसी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए लंबे अरसे का जो लोन लिया जाता है वो मोर्गेज कहलाता है. तो उस पर फ़ायदा ये है कि आपको जो है वो अपने बिज़नेस के मज़ीद ओनर्स नहीं बढ़ाने पड़ते. अपनी अथॉरिटी आपको किसी और को ट्रांसमिट नहीं करनी पड़ती. ये तो मसला नहीं आता कि अगर कामयाब हो सका नहीं हो सका तो कहीं हमारे बिज़नेस का बदनामी होगी. ये सब कुछ नहीं होता. लेकिन ज़ाहिर है इसमें जब आप मॉर्गेज लेते हैं तो आप जो पेमेंट करते हैं वो हायर देन द एक्चुअल प्राइस होती है. अप फ्रंट पे नहीं करते, फ़ायदा है. अगर पैसे कम हैं तो ऑटोमेटिकली आप मॉर्गेज पे चले जाएंगे. अगर तो अप फ्रंट कम पे करना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत सारा पेपर वर्क रिक्वायर होगा. उसकी मंथली हमारे जेब में से कैश जा रहा होगा तो आपको अपने कैश फ्लो में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. और बहरहाल ये उधार है, ठीक है.
अब इस केस में जबकि क्या कर रहा है, एक वेयर हाउस ही खरीदना है। एक वेयर हाउस खरीदने के लिए कोई कंपनी एक्चुअली शेयर्स नहीं इशू करती, पब्लिक लिमिटेड कंपनी इस तरह से शेयर्स नहीं इशू करती, पूरी नई फैक्ट्री लगा रही होती तो बात अलग थी। इतने से काम के लिए इतना बड़ा, यानी समझ में नहीं आएगी बात कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक छोटा सा काम है। जब आप वेयर हाउस खरीद ही रहे हैं और आपको प्रॉफिट होने ही वाला है, तो फिर आप अपने प्रॉफिट में से इसकी जो पेमेंट्स हैं वो निकालते रहेगा, अप फ्रंट थोड़े से पैसे ही तो देने हैं। सो इसका जवाब अटेम्प्ट करते हैं कि by issuing shares the retail company can get finance that it won't have to pay back or worry about negative impact on cash flows and paying, and there is no extra इंटरेस्ट पेमेंट्स। दो तीन फायदे इन 3 लाइनों में बता दिए हमने, ठीक है। बट issuing shares will create negative sentiment in the existing shareholders. Mortgages are long term loans taken from bank to buy a fixed asset like a warehouse, ठीक है जी। Although they are costly as the company will have to pay interest payments and require lots of thoughts हो गया है, lots of paperwork। वैसे बाय द वे शेयर इशू करने में भी पेपर वर्क तो काफ़ी लगता है, आसान तो नहीं है। लॉट्स ऑफ पेपर वर्क। मॉर्गेज एक्सप्लेन कर दिया, मॉर्गेज पे कैसे जाते हैं और उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हैं। Although they are costly as the company will have to pay interest payments and require lots of paperwork, but they only
require that the require the company डायरेक्ट कर देते हैं, अरे भाई undo, require the company to pay a smaller upfront payment and distribute the remaining over a long period of time. I believe issuing shares for such a small investment is not recommended, as it shows that the company can't even finance its operations, and any negative impact on cash flow due to monthly installments can be covered by the increase in the profit of the business. So the company should use mortgage as a source of finance. मुझे ये बेहतर लगता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने पेपर कंप्लीट किया। आप लोगों को उम्मीद है कि सारे डिफ़िकल्ट सवाल क्लियर हो गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले पेपर के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।